दोस्तों, आपने टीवी चैनल खासकर न्यूज़ पे ये काफ़ी बार देखा होगा कि कोई इंसान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता है, पर उसको जेल में नहीं डाला जाता, या वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता है, उनके खिलाफ अनप शनप कोई भी बकवास करता है, फिर भी उसको जेल नहीं होती। आपने ये भी काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जैसे राज ठाकरे टाइप के लीडर्स या ममता बनर्जी या अमित शाह, ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एक दूसरे को गाली बकते रहते या एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ काफ़ी जहर उगलते, फिर भी उनको जेल नहीं होती। ऐसा क्यों? आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी लोग एक जगह प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, धरना देते हैं सरकार के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ, किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ। वो लोग गाली देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन है, वो भी कभी किसी कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, कॉलेज के खिलाफ नारे देते हैं, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी नारे दिए जाते हैं, या बैंक कर्मचारी वो भी रास्ते पे आते हैं, वो भी गवर्नमेंट को गाली देते हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको जेल क्यों नहीं होती? चाइना में अगर आप देश की सरकार के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट देते हो, उनकी पॉलिसीज़ और एक्ट को अगर आप खुले में क्रिटिसाइज़ करते हो, तो आपके हाथ काटे जाते हैं। मिडल ईस्ट में जैसे काफ़ी देश है, दुबई वगैरह, वहाँ पे भी अगर आप सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देते हो या सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत बोलते हो पब्लिकली, तो आपको जेल में ठूसा जाता है। तो हमारे देश में ऐसी कौन सी अलग बात है जो हमारे देश को इन देशों से अलग करती है? हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता? इसका आंसर है, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है एक सिंगल वर्ड, डेमोक्रेसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। अब तक मैंने जो जितनी भी आपको चीज़ें बताई, जितने भी क्वेश्चन रेज किए, तो हमारे देश में ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं होती क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पे एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 19 ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। इसका क्या मायने होते हैं? इसके मायने ये होते हैं कि अंडर आर्टिकल 19 एवरी सिटीजन हैज़ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस है। मतलब हम प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये बोला था वो किया नहीं, या चीफ मिनिस्टर ने ये बोला था वो किया नहीं, बट हम उनके जो पद है उस पद को लेके कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, फिर जेल हो सकती है। मतलब आपको किसी आदमी को क्रिटिसाइज़ करने का पूरा अधिकार है, बट उसमें कुछ कंडीशंस है। देश की सिक्योरिटी, देश की डिग्निटी, संविधान की डिग्निटी, फ्लैग की डिग्निटी, ये सारी जो डिग्निटी ना, इसको आपको ध्यान में रखते हुए क्रिटिसाइज़ करना होगा। अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलते हो तो आप पे देशद्रोह का गुनाह हो सकता है। समझ गए? तो आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ये सारे जो राइट्स है वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुहैया कराया है। तो इस एक एक, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, इसमें 4-5-6 राइट्स है। राइट टू फ्रीडम, इसमें भी काफ़ी राइट्स है। तो हम एक एक राइट्स को, जो कि एक एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, ये सारे आर्टिकल को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ गए आप? सारे आर्टिकल्स को हम एक एक आर्टिकल को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं उसको आपको विथ एग्जाम्पल पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने इससे पहले, हमारा ये देखो 7वां लेक्चर है। लेक्चर तो 8वां है, पर चैप्टर 7वां चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है आज के लेक्चर में। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने देखे थे ना, इसको क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं विथ स्लाइड, एकदम मतलब एक 2 स्लाइड में। क्योंकि क्या हो जाता है, हम आगे पढ़ते रहते, पिछला वाला जो है हम वो भूल जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं ये जो पिछले वाले जो चैप्टर है जिसको हमने स्टडी किया, इसको एकदम शॉर्ट में वापस पढ़ लेते ताकि हमारा फ्लो बना रहे और पिछली जो चीज़ें वो भी आपको याद रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है पूरा। इतने यूनिट्स हमें देखने, 10 यूनिट। उसमें हमने पहला यूनिट देखा, स्टार्ट किया था, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब इसमें देखो, इसमें हमने अब तक इतने चैप्टर कवर किए, सिटीजनशिप तक 1 to 6, और आज 7th वाला स्टार्ट करने वाले। तो 1 to 6 जो है ना, उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था ना, इसका नाम था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये जो यूनिट है ना, इसमें ये देखने वाले थे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या था, पूरा वही देखने इस चैप्टर में। मतलब हमें इंडियन पॉलिटी में ये पढ़ना है कि देश कैसे चलता है,
देश में जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी। तो ये सारी चीज़ें हम तब देख सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। तो हम एक फ्लो के तहत चलने वाले थे। पहले हम ये देखने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके बाद उसमें बना कैसे था, उसके बाद साइलेंट फीचर क्या थे, वो सारी चीज़ देखने वाले थे। पर वो शुरू करने से पहले हमें ये जानना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। 1947 के बाद, जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बट ऐसा थोड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद ही हमारा देश एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आ गया, ऐसा नहीं था ना। उससे पहले भी तो कुछ सिस्टम होगा जिससे देश चलता होगा। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले थे यहाँ पे अंग्रेज़ लोग। तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कैसे चलाया था, तो वो हमें पहले चैप्टर में देखना था, जिसका नाम था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था, उसके इतिहास में यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही थी, वो हमें देखना था, जो कि हमने पहले चैप्टर में हमारे पहले चैप्टर में कवर किया था। उसमें हमने बड़े बड़े तौर पे 3 चीज़ें देखी थी। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अंग्रेज़ यहाँ पे कैसे आए थे। तो वहाँ पे अंग्रेज़ जो आए थे वो एक कंपनी के तहत आए थे जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में बनी थी। और वो यहाँ पे आई थी ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड करने के लिए आई वो 1600 में यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने 1957 में एक यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, वो एक बंगाल का नवाब था, उसके साथ एक वार छेड़ा था। वो उस युद्ध को वो जीते थे। उसके बाद उन्होंने वापस बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, कब, 1764 में। और उसके बाद 1765 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किसके साथ, ये जो नवाब ऑफ बंगाल है वो, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जो अभी वो एक, और दिल्ली का जो शाह आलम था एम्परर, औरंगजेब का जो मुगल था नेक्स्ट वाला, वो शाह आलम था उस टाइम पे, उसके साथ। इसके तहत इन लोगों को ये जो रीजन है पूरा नॉर्थ इंडिया का, ये वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा करने का राइट्स मिल गया था। मतलब वहाँ पे वो पैसा इकट्ठा करने लगे, टैक्स इकट्ठा करने लगे लोगों से। तो इस तरह से ये कंपनी चालू हो गई थी। और फिर क्या हुआ, चलता गया कारनामा। पर बाद में क्या हुआ, 1772 में ये जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी, ये जो यहाँ पे आई थी, इनको ना उधर से जो अंग्रेज वो क्वीन है, उनकी क्वीन है ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ, उनका फरमान मिला था कि आप जाओ, आप हमारे बेहाफ पे जाके वहाँ पे काम करो। तो ये पहले तो प्राइवेट एंटिटी थी, बाद में इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था, तो यहाँ पे वो आ गए और गवर्नमेंट के कुछ स्टेक्स भी थे इस कंपनी में। तो आने के बाद ऐसा पता चला 1772 में ये जो कंपनी, इस कंपनी ने ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसमें लोन के लिए अप्लाई किया। कितना, वो कुछ तो था, देखो 10 मिलियन पाउंड या 1 मिलियन पाउंड था शायद। तो उतना लोन के लिए अप्लाई किया। तो पार्लियामेंट ने उनको पूछा इतना लोन क्यों चाहिए भाई आपको। तो उन्होंने बोला हम ना कर्जे में चल रहे, हम ना डेप्थ में चल रहे, तो हमें ना लोन की ज़रूरत है। तो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उनको लगा ये लोग यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनको कोई खर्चा नहीं, पूरा उधर मतलब इंडिया के लोगों से पैसा ले रहे हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी इनको लोन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उनमें वहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई ये जांच करने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब पैसा तो आ रहा है, फिर इनको ये कर्जे में कैसे चले गए। फिर ये पाया गया कि ये लोग बहुत ह्यूज करप्शन चल रहा है, वहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है। फिर ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इन्होंने डिसाइड किया कि हम आज से इस कंपनी को रेगुलेट करेंगे, समझ गए। तो उसके बाद इन्होंने ना कंपनी रूल्स लाए। कंपनी रूल मीन्स क्या, कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी इन्होंने उस कंपनी को बोला आप हमारे भी पे वहाँ पे सारा देश का कारोबार हमारे भी पे आप देखो, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे और हम आपको रेगुलेट करेंगे, समझ गए, हम आपको एक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको उस डायरेक्शन में काम करना है। तो वो जो ये जो कंपनी है इसको जो गाइडलाइन कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वो कंपनी रूल्स में आता है। मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक। ये कंपनी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इस कंपनी को कुछ चार्टर्स इशू किए थे। चार्टर्स मीन्स क्या, उसमें लिखा होता था कि आपको देश को चलाना कैसे, मतलब इंडिया में आपको कैसे, इस इंडिया को कैसे चलाना है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती थी कि एक पोस्ट होगी गवर्नर जनरल की, उसके अंडर ये होगा, उसके अंदर वो होगा, वो ऐसे आप मिशन कैरी आउट करोगे, अगर वार करना है तो इसको पूछना पड़ेगा, पैसा आना है तो ये लोग पैसे को संभालेंगे, ये रिपोर्ट बनाएंगे, ये देंगे, ऐसी सारी चीज़ें थी। और उसके बाद क्या हुआ 1957 में बहुत बड़ा कांड होगा इधर मंगल पांडे वाला, वो 1857 वाला। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, कंपनी को हटा दिया और सारी जो चीज़ें थी वो अपने पास ले ली थी, वो खुद ही फिर देश को चलाने लगी थी। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये था, ये सारी चीज़ जो ना हमने पहले चैप्टर में देखी थी। तो उसमें हमने काफ़ी एक्ट्स देखे थे, जैसे कि यहाँ पे देखो शुरू में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें वही लिखा था कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को रेगुलेट करना था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें दिखी थी कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा जो बंगाल में बैठेगा, वहाँ से देश को कैरी आउट करेगा। उस टाइम मद्रास और बॉम्बे भी उनकी प्रेसिडेंशियल थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसके साथ 4 लोग होंगे, वो 5 लोग मिला के डिसीजन लेंगे। उसके बाद दूसरा आया था पिट इंडिया एक्ट। ये सारी चीज़ें हमने एक्चुअली देखी, आप पहला और दूसरा वीडियो जो है आप देखो, इसमें इतना डिटेल में मैंने पढ़ा है, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो पिट्स इंडिया जो एक्ट है
उसमें हमने ये भी देखा था कि ये जो रेलवे एक्ट है उसमें काफ़ी खामियां थी, उसको खामियां को दूर करने के लिए ये एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट आया था 1833 का। उसमें ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी इसको उन्होंने ना रीनेम कर दिया था, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया था और अलग से वापस थोड़ी पावर दी गई थी उस नए पोस्ट को, नई पोस्ट बनाई थी, उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंशियल थी, इनके पास जो पावर थी खुद का लॉ बनाने की, ये पावर उनकी खत्म हो गई थी और पूरे अभी एक देश में एक ही जगह पूरा लॉ बनता था और वो पूरे देश में इंप्लीमेंट होता था। उसके बाद ये लॉ डलहौजी आया था, तब वो एक्ट था 1853 का, ये भी चार्टर एक्ट रिन्यू हुआ था। ऐसे करते करते हमने ये देख लिए थे। उसके बाद क्राउन रूल भी देख लेते हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ये देखा था। उसके बाद 61 का देखा था, 92 का, 1909 का देखा था, ये इंपॉर्टेंट था, 1919 का इंपॉर्टेंट था, 1935 का भी इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे भी देखे थे हमने। इस तरह से हमने ये पहले चैप्टर में ना पूरा ये जानने की कोशिश की थी कि ब्रिटिश यहाँ पे आए कैसे और इन्होंने हमारे देश को चलाया कैसे। ये मैंने एक नंबर की वीडियो है, उसको लगभग वो 1 या सवा घंटे की, और दूसरी वीडियो वो 1.5 घंटे की। 2-2.5 घंटों में ना एकदम डिटेल में पढ़ा है हमने आपको, और इतना बेसिक से पढ़ा है कि आप किसी को भी, जो आदमी पढ़ नहीं रहा है उसको भी अगर दिखाओगे उसको भी पता चल जाएगा कि ब्रिटिश कैसे आए थे और उन्होंने यहाँ पे कैसे राज किया था। समझ गए आप? ये था पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर क्या था? दूसरा चैप्टर था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें जानना है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था देश का, और देश अभी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। उससे पहले हमने बैकग्राउंड देख लिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था ना, वो अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे, पर बाद में क्या हुआ 1935 से बाद में अंग्रेजों को पता चल गया कि ये लोग हमें अभी ज़्यादा दिन तक राज करने देने वाले हैं नहीं, हमें इधर से सुमड़ में निकलना पड़ेगा एक दिन। तो फिर क्या हुआ, 1938 से लेके आगे चला, वर्ल्ड वार 2 चालू हुआ, और वर्ल्ड वार 2 में ये अंग्रेज़ों ने हमारे जो लोग हैं, इंडियन लोग, इनको बिना पूछे, इनका जो सहयोगी वो वर्ल्ड वार 2 के लिए इन्होंने बोल दिया कि इंडिया वाले लोग जो है वो हमारे साथ हैं। बट इंडिया वाले लोग बोले भाई ब्रिटिश के लोगों को कि हम आपके साथ नहीं है, हमें आपका घंटा लेना देना नहीं है, हम वर्ल्ड वार 2 को सपोर्ट नहीं करते। फिर अंग्रेज़ों के जो अलाइड कंट्रीज थे ना, अलाइड कंट्रीज, उनके दोस्त लोग जो वर्ल्ड वार 2 में उनके साथ थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को पे प्रेशर बनाना चालू कर दिया कि आप इनका सहयोग लो। फिर सहयोग लेने के लिए अंग्रेज़ों ने हमें काफ़ी मतलब जो है ना काफ़ी दाना डाले कि अगस्ट ऑफर लाए थे, क्रिप मिशन लाए थे, काफ़ी लेके कैबिनेट मिशन लाए थे, तो काफ़ी चीज़ें लेके आए थे। तो उसके तहत ना सारी पहली चीज़ें इंडिया के लोगों ने मानी नहीं, क्योंकि कांग्रेस मानती थी, वो मुस्लिम लीग नहीं मानता था, जिन्ना मानता था, ये गांधी नहीं मानते थे। तो ऐसा ही चलता रहा। फिर बाद में क्या हुआ, लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो उस कैबिनेट मिशन में ये लिखा था कि आप एक काम करो, आप नया देश बनाना है ना, आप एक काम करो, आप खुद का ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना लो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो कैबिनेट मिशन के तहत हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में काफ़ी लोग मेंबर अपॉइंटेड थे। जैसे यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टोटल मेंबर जो शुरू में थे, बाद में कुछ कम हो गए थे, बाद में छोड़ो, पर शुरू में कितने थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, वो सारे जो स्टेट है उनके टोटल 296 मेंबर्स थे। और प्रिंसली स्टेट जो राजे रजवाड़े थे यहाँ पे, वो आके नॉमिनेट किए गए लोग थे 93 लोग थे। और ये जो 296 लोग हैं ना, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी बॉम्बे मद्रास, वहाँ से इनडायरेक्टली चुन के गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट वाले लोग थे ये नॉमिनेटेड थे, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ था, और इसमें सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो था प्रेसिडेंट था राजेंद्र प्रसाद, एस सी मुखर्जी उसका नाम वाइस प्रेसिडेंट था, मतलब काफ़ी स्पीकर थे उसमें। फिर कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी थी, आप इसको भी एक वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये दूसरा चैप्टर था। सब हम एक फ्लो बना रहे, पहले हमने अंग्रेजों ने क्या था सिस्टम वो देख लिया, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसमें सब लोग आए, 3 साल तक डिस्कशन चली, हर एक आदमी ने अपना अपना राय रखा। उसके बाद अलग अलग कमिटीज़ बनी, तो कमेटी को दिया गया, इसको बोला तू कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर, इसको बोला तू एक पब्लिक जो सर्विसेज है उसके रिलेटेड आर्टिकल बना, हर एक को कुछ ना कुछ काम दिया गया। तो इन्होंने ऐसा करके 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, समझ रहे। तीसरा चैप्टर था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें सारी चीज़ें देखी थी कि हमारा जो संविधान है इसके साइलेंट फीचर हमने देखे थे। साइलेंट फीचर में क्या देखा था उसमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा हुआ है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी, मतलब उसको अमेंड करना छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत इजीली है, पर कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुत हार्ड है। तो रिजिड भी फ्लेक्सिबल भी। या फिर फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, समझ गए आप। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होता है, एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अपनी गवर्नमेंट चलाता है कैबिनेट की हेल्प लेके। इसमें फंडामेंटल राइट्स है जो आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। डीपीएसपी है उसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब उसमें स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दिए कि आप ऐसे देश को चला सकते हैं। जैसे उसमें लिखा है आर्टिकल 40 में कि विलेज पंचायत, आप विलेज का गठन कर सकते, विलेज पंचायत का गठन कर सकते हैं ताकि विलेज को अच्छे से ऑपरेशन कैरी आउट किया जाए।
तो ये सारी चीज़ें देखो, ये हमने देखा था सेक्युलर है हमारा देश, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हमारे यहाँ पे सब लोगों को वोट करने का अधिकार है 18 साल के बाद, और पहले तो 21 साल था, अभी 18 साल के आदमी जो 18 साल पूरा है वो वोट कर सकता है। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन है, मतलब नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, नीचे पंचायत राज है। पंचायत राज में PRS में क्या क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो जो है वो भी इसके अंडर आता है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना, हमारी पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवरेन मीन्स पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाते हैं तो कुछ ऐसे जो एक लिस्ट मैंने बताया था, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस लिस्ट में जो कुछ सब्जेक्ट डाले गए, अगर उसमें पार्लियामेंट भी लॉ बनाती तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी के पास उतनी पावर है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट में बनने वाला हर लॉ, मतलब वो डायरेक्ट ये नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो एब्सोल्यूट नहीं, उसको जुडिशरी के द्वारा स्ट्राइक डाउन भी किया सकता है। इसलिए इसके वजह से ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेसिक लिस्ट लिखी गई है, तो वो तो मतलब पत्थर पे लिखी गई लाइन, खींची गई लकीर है, वो नहीं चेंज हो सकती, समझ गए आप। उसके बाद 4 नंबर का चैप्टर था, उस चैप्टर में क्या था, वो था प्रीएम्बल। तो हमने ये इसको भी एकदम डिटेल में देखा था, प्रीएम्बल क्या है, इसमें सोर्स क्या है, उसमें अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं, ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड को हमने डिटेल में एकदम एक एक को देखा था। उसके बाद 3 टाइप के, मतलब जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, प्रीएम्बल में ऐसे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टाइप के जस्टिस दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, सबको इक्वलिटी का स्टेटस दिया गया है, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में सबको इक्वलिटी दी है, फैटर्निटी भी दी गई है। तो ये जो दिया गया है, कौन से, ये जो वर्ड्स है ऊपर वाले जो है सेकुलर, इसको हमने एक को एकदम डिटेल में देखा था। और ये जो जस्टिस, लिबर्टी, ये सारे ना, इसको हमने विथ आर्टिकल देखा था, मतलब जस्टिस जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये भी 4 नंबर के चैप्टर में हमने देखा था। इसको भी आप जाके इस अलग वीडियो में देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे 5 नंबर का चैप्टर था, इसको हमने 2-3 दिन पहले देखा था। इसमें 4 आर्टिकल्स थे। अब देखो आज का जो लेक्चर ना, आज के लेक्चर के बाद, मतलब ये देखो इस यहाँ से चालू हुए थे आर्टिकल, तो आज के लेक्चर में भी आर्टिकल है, कल के लेक्चर में भी आर्टिकल थे। इससे पहले जो था प्रीएम्बल तक, तब तक आर्टिकल नहीं थे, तब तक हम पूरा ओवरव्यू दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके साइलेंट फीचर क्या है, प्रीएम्बल क्या है, उसमें आर्टिकल नहीं। अभी आर्टिकल यहाँ से शुरू हुए थे इस चैप्टर से। अब नेक्स्ट लेक्चर से ना हम डेली आर्टिकल को पढ़ेंगे मतलब क्या, जैसे अभी आज तक, कल कितना हुआ था, कल 11 तक हुआ था, तो आज जितना होगा उतना, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या हुआ, जितने हुए ना उसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड हम पढ़ेंगे, एकदम 1-2 मिनट में। उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम 50 आर्टिकल चल रहा है, 50वां, वहाँ तक हम उस लेक्चर में भी हम 0 से 50 तक लेंगे। ऐसा अगर डेली करेंगे ना, 2 मिनट जाएंगे डेली, 2-3 मिनट पिछले कवर करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड देखना है, वो एकदम डिटेल में देखना। जैसे आज के आर्टिकल से हमने एकदम डिटेल में देख लिए, तो कल हम उसको डिटेल में देखेंगे, जैसे उसको पढ़ेंगे, और ऊपर आपको तो हमने पढ़े भी होंगे, हमने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो जैसे अभी ये आर्टिकल है आज के, तो इसको हम एकदम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, ऊपर, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है ऑलरेडी, आपको सब पता है। तो ऐसा अगर रिवाइज करेंगे तो 1 से लेके पहले 50 आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके अल्टीमेटली याद हो जाएंगे। इतने बार सुनोगे आप, समझ गए आप, विथ एग्जाम्पल, तो अपने आप उसको आप एकदम स्टोरी तहत आप याद हो जाएंगे आपको वो सारे आर्टिकल्स। तो ये भी हम आज से ये चालू करने वाले। तो देखो ये 5 नंबर का चैप्टर था, उसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें इतने आर्टिकल्स हमने देखे थे, 4 आर्टिकल्स थे 1 to 4। इसको एक बार देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं। आर्टिकल पहला क्या बोलता है, उसमें पहले आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारे देश का जो यूनियन है उसकी नेम एंड टेरिटरी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। हमारे देश का जो नाम और उससे रिलेटेड जो टेरिटरी, वो सारी इस पहले आर्टिकल में लिखी है। तो उसके अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर 3 चीज़ें आती है, उसमें ABC में लिखा हुआ है। तो ए में आता है नेम जो है ना, हमारे देश का नाम जो है ना, भारत और इंडिया दोनों भी नाम है हमारे देश में, हमारे देश को भारत में नाम है, इंडिया में नाम है। उसमें आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, सारे भारत और यूनियन जो बना है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ये सारे स्टेट का एक यूनियन है, ऐसा बोला गया है। उसका बी जो क्लॉज है उसमें लिखा गया है कि टेरिटरीज की जब अगर बात करते हैं तो ये सारी टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई। और तीसरी चीज़, जो टेरिटरी की हम बात करें जो फर्स्ट शेड्यूल में, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आते हैं हमारे देश के स्टेट्स, हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज, और में एक्वायर, मतलब ऐसी टेरिटरीज जो हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आती है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड पार्लियामेंट बाय लॉ। और ये ऑर्डिनरी बिल से होता है, जो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से होता है। ऐसा बोला जाता है कि कल अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं बाहर की, उसको अगर हमारे देश में हमें एज अ नया स्टेट फॉर्म करना है, जैसे पाकिस्तान को हमने कल लूट लिया, उसको एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल की नहीं, तो उसको हमें कल हमारे देश का मतलब इसमें डालना है, हमारे देश का स्टेट बनाना है, तो ये आर्टिकल 2 के अंडर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर हमारे देश को अगर हमें एक नया, अगर 2 स्टेट को सेपरेट करके एक नए 2 स्टेट बनाने हैं, या 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाना है, या किसी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना है किसी स्टेट के साथ, बाउंड्री को अल्टर करना है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, किसी स्टेट का एरिया घटाना है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, मतलब इंटरनल देश के अंदर भी अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी हरकत करनी है हमें, तो आर्टिकल 3 के अंदर हम कर सकते हैं वो चीज़।
समझ रहे, आर्टिकल 3 में ये चीज़ लिखी हुई। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 इसमें जो सारी चीज़ें ये अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं हम फर्स्ट शेड्यूल में, समझ रहे, और फोर्थ शेड्यूल को ये करके। पर ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, इसको हम अंडर आर्टिकल 368 इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं होगा, ये नॉर्मल समझ रहेगा, सिंपल मेजोरिटी से होने वाला है। मतलब आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 3 और 2 को यूज़ करके आप कोई भी अगर चेंज कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको आर्टिकल 368 के तहत एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। इसके लिए वो जो है ना स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं, तो ये आर्टिकल 4 में बोला जाता है। समझ गए, देखो 1 मिनट में सारा हमारा पहला चैप्टर जो है, सॉरी चैप्टर 5 जो है वो रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं, चैप्टर 6 था, इसको हमने कल के लेक्चर में देखा था, इसका नाम है सिटीजनशिप। ये पार्ट 2 में आता है, पहला जो था चैप्टर 5 वो पार्ट 1 में आता है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11। अब इसमें क्या क्या है एकदम शुरुआत में बताता हूँ। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा गया कि आर्टिकल 11 में कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए और उसको टर्मिनेट करने के लिए जो भी कानून बनाने हैं वो पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट कानून बना के उसको रेगुलेट कर सकती है। तो उस तरह से पार्लियामेंट में कानून बना है, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बना है, उसमें सारी चीज़ लिखी गई, किसको सिटीजनशिप देनी है, किसकी टर्मिनेट करनी। पर उससे पहले जब हमारा संविधान बन रहा था और जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे तो कुछ मतलब पार्लियामेंट थी नहीं, तो उस टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, तो उस टाइम पे लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी गई थी, तो इस एक्ट के तहत दी गई थी 5 से लेकर 8 तक। तो ये सारे हमें देखने, 5 से 11 भी देखने। तो पहले 4 आर्टिकल में वो उनको सिटीजनशिप दी गई थी, मतलब 5, 6, 7, 8, और बाकी में काफ़ी अलग चीज़ें लिखी, वो भी देखना है। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 5 बोलता है कि सिटीजनशिप मतलब ऐसे लोग हम सिटीजनशिप देंगे जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है विद डोमिसाइल, मतलब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, परमानेंट रहने वाले जो लोग इंडिया के, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। आर्टिकल 6 बोलता है हम ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देंगे, मतलब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम पे हम ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो पाकिस्तान से इंडिया आए, समझ गए। आर्टिकल 7 में ऐसे बोला जाता है कि हम ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे पर बाद में वापस उनको पता चला पाकिस्तान में उनको वापस पिटा वाटा गया, वापस वो इंडिया आ गए, उनको भी सिटीजनशिप देंगे। आर्टिकल 8 में बोला जाता है कि पर्सन इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, मतलब क्या, वो जो होता है पर्सन निकाले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड जिनके पास होता है उनको भी हम सिटीजनशिप देंगे। तो ऐसे आर्टिकल 8 में बोला जाता है। आर्टिकल 9 में बोला जाता है कि अगर कोई आदमी वॉलंटरी अगर किसी देश की सिटीजनशिप लेता है, मतलब किसी देश की सिटीजन बन जाता है, तो अपने आप वॉलंटरी उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 बोलता है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल 10 बोलता है कि आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक, मतलब उससे में लेकर अगर किसी ने को सिटीजनशिप मिली इस आर्टिकल के तहत तो वो सिटीजनशिप वैसे की वैसे रहेगी कंटिन्यू, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगी, समझ रहेगा। बस एक कंडीशन में कि अगर उसको आर्टिकल 11 में जो अगर 11 में जो लिखा गया है अगर पार्लियामेंट उससे रिलेटेड कोई एक्ट बनाती तब उसमें कुछ हो सकता है, नहीं तो वो सिटीजनशिप वैसे वैसे रहेंगी। और आर्टिकल 11 वही बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ लॉ बना के उसको रेगुलेट किया जाए। तो वही हमारे पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट लाया था 1955 का, और उसको उसके तहत हमारे देश की जो सिटीजनशिप है उसको हम रेगुलेट करते हैं, समझ गए। रेगुलेट मतलब उसका एक्विजिशन और टर्मिनेशन की क्लॉज क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, सारा करते हैं। तो इस तरह से हमने जो 6 नंबर का चैप्टर था इसको भी एक बार इसके आर्टिकल्स भी देख ली। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो आज का जो लेक्चर ना हमारा ये चैप्टर 7 है, इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें सारे राइट्स हमें देखने। अब देखो जी, हमने देखा था कि पहला ये जो 5 नंबर का चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 25 पार्ट्स में और कितने 12 शेड्यूल में डिवाइड हुआ है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पहले पार्ट में आता है, सिटीजनशिप था जो चैप्टर था कल का वो दूसरे पार्ट में आता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसमें 4 आर्टिकल है 1 to 4, सिटीजनशिप में 5 से कितने 11, और आज का जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में आता है, समझ गए आप। और उसमें आर्टिकल्स कितने आते हैं, वो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अभी 11 तक तो आ गए थे ना हम, तो हम कंटिन्यूसली इसको देखने वाले, समझ गए आप। तो ये फंडामेंटल राइट्स है। देखो इसके बारे में एक बेसिक देख लेते हैं, फिर एक एक को देखेंगे, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। और फंडामेंटल राइट्स इसमें बताया गया है कि ये फंडामेंटल जो राइट्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 में डाले गए, और ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डाला गया है इसको। ये जो क्वेश्चन आएगा आपको, फंडामेंटल जो राइट्स है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने टोटल 66 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा था, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और हर एक देश में जो हमारे देश के लिए काम की चीज़ें उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था, समझ गए आप। तो ये जो US का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने लिया था, उसमें बिल ऑफ राइट्स नाम का चीज़ था, उसको हमने उठाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया एज अ फंडामेंटल राइट्स। मतलब उसमें बाकायदा हमने कुछ चेंजेस किए थे हमारे देश की सोशो पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए, वैसे वैसे नहीं उठाया था, पर उससे रेफरेंस लिया था। कहाँ से, US के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस पार्ट को बोला गया था कि मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स को बोला था।
समझ गए। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि डीपीएसपी जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर है, समझ गए। तो ऐसे बी आर अम्बेडकर के जो मतलब स्टेटमेंट्स हैं इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब और एक चीज़ बोली गई कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मीन्स क्या, अगर इसका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब अगर फंडामेंटल राइट है आपका, अगर इसको कोई वायलेट करता है, स्टेट कोई भी करता है, तो आप इसके लिए आप कोर्ट में जाके मतलब कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। उसके बाद क्या चीज़ लिखी गई, और एक ये लिखा गया कि अभी हमने तो देखा कितने राइट्स यहाँ पे देखो कितने ले, ये कितने 6 लिखे गए ना, ये देखो 6 है ना, 1 2 3 4 6, मतलब इसमें अंदर काफ़ी राइट्स है, पर ये इसको कैटेगराइज किया गया है 6 पार्ट में, इसमें 6 कैटेगरीज में डाला गया है। तो पहले ना एक्चुअली ये जो थे 7 थे फंडामेंटल राइट्स, 7 थे, पर क्या होता राइट टू प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल राइट्स था जो कि आर्टिकल 31 में था। बट बाद में क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना ये फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको हटा दिया गया, इसको अलग आर्टिकल में डाला गया, समझ, इसको एज अ फंडामेंटल राइट ना इधर से उठा के एक दूसरे आर्टिकल में डाला गया, और अभी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, इसलिए अभी 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको एक बार वापस देखो, मैंने ऐसे इनलिस्ट किया है, एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। मतलब जो हमारा स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कुछ कंडीशन में। मैंने बोला ना आपको ये कोर्ट में हम जा सकते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशन है उसमें स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, ये जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल में दूसरा पार्ट है, दूसरी पॉइंट है वहाँ पे देखो। जस्टिसेबल मीन्स क्या है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब हम इसको कोर्ट में जा सकते हैं, समझ गए आप। जैसे आर्टिकल 13 मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 13 के आगे बस मैं आपको ये बताता हूँ कि आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, ये आर्टिकल में यही चीज़ लिखी गई कि अगर किसी भी आदमी का अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जस्टिस मांग सकता है। और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो अगर कोई आदमी बोल सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, और वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, समझ गए। जस्टिसेबल मीन्स क्या, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो जाए तो हम कोर्ट में जाके याचिका डाल सकते हो। पर डीपीएसपी जो है ना, मतलब नेक्स्ट चैप्टर उसका वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब वो कोर्ट में नहीं जा सकते हम, समझ गए। फंडामेंटल राइट्स ये डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट है, मतलब फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन, वही बोला ना मैंने, जस्टिसेबल मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटी दे रहा है उसको हमें, अगर एक्शन ऑफ स्टेट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, अगर स्टेट कोई ऐसे एक्शन लेता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं फंडामेंटल, अगर जैसे मैंने बताया आपको स्टेट फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पर अगर वो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे तो उस पर जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है, उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वो चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट में या स्टेट कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 या अंडर आर्टिकल 26 इसमें लेके जा सकते हैं, और वहाँ पे उनकी जो है कोर्ट उस पर सुनवाई दे सकता है। इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद क्या है, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, मतलब उसके लिए कुछ अलग रूल लॉ बनने की जरूरत नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए वो डायरेक्ट इन्फोर्सेबल है। जैसे आर्टिकल अभी जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप डायरेक्ट जाके कहीं भी जाके बकवास कर सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके समझेगा, उसका फ्रीडम आपको दिया गया है, तो उसके लिए कोई अलग लॉ बनने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है। उसके बाद नॉट परमानेंट, अभी जो फंडामेंटल राइट्स ना ये परमानेंट नहीं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि नेशनल इमरजेंसी जब हमारे देश में लगती, मैंने आपको बता दिया ऊपर जो हमने ये देख रहे थे, ये चैप्टर कौन सा, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर को हमें नेक्स्ट देखना है, मतलब कौन सा नेशनल इमरजेंसी वाले को। बट हमने एक चैप्टर जो देखा था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें इमरजेंसी का प्रोविजन था, मैंने ऊपर बताया था। नेशनल इमरजेंसी मीन्स क्या हो जाता है, अगर कई वार हो जाता है या इंटरनल रेबेलियन, मतलब कोई आर्मी जो है आर्म रिबेलियन, आर्मी कल अगर हमारे देश के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, मतलब पावर को हथियाने की कोशिश करती है, या किसी देश के साथ हमारा वार हो सकता है, वो हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम ना नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। हम मतलब जो हमारे राष्ट्रपति वो नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। इससे बार 2-3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती ना, उस टाइम पे सारे के सारे नहीं, मतलब 2 फंडामेंटल राइट्स छोड़ के 20 और 21 छोड़ के बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है ना वो सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मीन्स क्या, अगर नेशनल इमरजेंसी चालू हुई और उसमें अगर आप बकवास करने लगे, मतलब आर्टिकल 19 का यूज़ करके कहीं भी कुछ भी बोलने लगे, फिर आपको दंड के पड़ेंगे, समझ गए, फिर तो मार खानी पड़ेगी गवर्नमेंट की, मतलब पुलिस की। तो मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब आर्टिकल 220 और आर्टिकल 21 छोड़ के बाकी जो सारे नेशनल आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ये अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं, और जैसे इमरजेंसी हट जाती है वो आप वापस एक्टिवेट हो जाते हैं, समझ गए आप। तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है ना वो परमानेंट नहीं है, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकती है। यहाँ तक हमने देख लिया। देखो फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स, इतने हमें देखने,
ये देखो, इसको मैंने यहाँ ऐसे डाला है आपको। तो ये इतने फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे, अभी 6। देखो यहाँ पे 7 लिखे हैं ना, इसको पढ़ता हूँ मैं बाद में, पहले आपको ये बताता हूँ कि 6 कैसे हुए। अब देखो ये क्या हुआ था इन ईयर 1978 में क्या हुआ था, थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट थी उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। आप उसको, मैंने बताया ना आपको कि उसको किसी और पार्ट मतलब आर्टिकल में प्लेस किया है, उसको क्या कर दिया फंडामेंटल राइट मीन्स क्या। आप मुझे बताओ इसको फंडामेंटल राइट्स क्यों हटाया गया, सिंपल चीज़, इसको क्यों हटा गया, उसको तो डिलीट किया, मतलब पूरा डिलीट किया होता तो हम मान सकते थे इसमें कोई खामी होगी या कुछ ये होगा, इसलिए उसको हटा के कहीं पूरा डिलीट कर दिया हो, पर इसको डिलीट नहीं किया। इसको फंडामेंटल राइट से उठा के आर्टिकल 31 में था ना, ये 31 से उठा के इसको आर्टिकल 300 में डाल दिया, और जो ये पार्ट कितना था, पार्ट 3rd में था ना, ये पार्ट इसको 11 में डाल दिया, सॉरी 12th में डाल दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट था तो अगर इसका वायलेशन हो जाता था तो आर्टिकल मतलब पार्ट 3 को मतलब क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, पार्ट 3 में ये बोला गया है कि पार्ट 3 ना ये जस्टिसेबल है, मतलब अगर इसका वायलेशन हो जाता तो हम कोर्ट में जा सकते थे। तो लोग क्या करने लगे थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था पहले, पर लोग क्या करने लगे, लोग जैसे कि घर कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू है, लोग डालने लगे हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जाने लगे अंडर 32। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको इतना मतलब इनका इतना इरिटेशन होने लगा, इनको लगा साला हमारे देश में प्रॉपर्टी का इतना इशू होता है, इतने वाद विवाद होते हैं, आए दिन कोई ना कोई मुंह उठा के आ रहा है हमारे पास कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला भाई साहब आप अमेंडमेंट करो और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी इसको हटा दो, इसको कहीं और डाल दो, समझेगा, हमारा काम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर आर्टिकल ये जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी, इसको राइट टू प्रॉपर्टी है मतलब हर आदमी को प्रॉपर्टी रखने का राइट है, पर इसको क्या है ये फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस है वो इसको हटा दिया, समझ गए, इसको लीगल राइट बनाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 में इसको डाला गया है इन पार्ट 12। मतलब ये रियल राइट आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, पर ये फंडामेंटल राइट नहीं, आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, पर इसका वायलेशन के खिलाफ मतलब इसका वायलेशन हो जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो आप इधर सेशन कोर्ट उधर जा सकते हो, मतलब है आप समझ गए ना आप। तो स्टेट कैन इम्पोज एंड रेस्ट्रिक्शन, मैंने आपको बताया ना, स्टेट रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, सिर्फ वो एब्सोल्यूट नहीं क्वालिफाइड है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वो, और एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। अंडर आर्टिकल 20 और अंडर आर्टिकल 21 ये 2 आर्टिकल छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने आपको बताया था। और अंडर आर्टिकल 19 देखो, आर्टिकल 19 जो है ना, ये कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। मतलब देखो मैंने बताया था आपको, जो नेशनल इमरजेंसी ना उसके कुछ मतलब 2-3 रीजन है, उसके भी आप पे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी को अनाउंस किया जा सकता है। अब वो क्या क्या है, एक तो क्या है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब अगर जो कल हमारे पाकिस्तान के साथ वार छिड़ जाता है या चाइना के साथ छिड़ जाता है तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो जाएगी और सारे के सारे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, जैसे मैंने आपको पता ही बताया था। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सारे हमारे आर्टिकल्स क्या हो सस्पेंड हो जाएंगे, आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के। और एक टाइप चीज़ है उससे भी नेशनल इमरजेंसी हम इंपोज कर सकते हैं, जैसे आर्म रिबेलियन, मतलब अगर जैसे कल अगर हमारी आर्मी ये अगर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है, अब तक ऐसा हुआ नहीं हमारे देश में, पाकिस्तान में 2-3 बार हुआ है। आर्मी ने ना परवेश मुशर्रफ, आपको पता होगा परवेश मुशर्रफ क्या चुन के आया था, क्या वो जो प्रेसिडेंट था प्राइम मिनिस्टर का, वो चुन के मिन के कुछ नहीं आया था, उसने क्या कर दिया था, पहले जो उनके पॉलिटिकल लीडर है उनको टपका दिया था, उसने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, सारे को सारे पॉलिटिशियन को टपका दिया और खुद बोला कि आज से आई एम द किंग ऑफ पाकिस्तान, और वो फिर उसने प्रेसिडेंट बन गया पाकिस्तान का और उसने पाकिस्तान पर रूल किया था 10-12 साल तक वो प्रेसिडेंट था, समझ गए। तो मतलब काफ़ी देशों में ऐसे, अफ्रीका के भी काफ़ी देशों में ऐसा होता है। अब ये वेनेजुला है, वहाँ पे भी पिछले साल ऐसा अटेम्प्ट हुआ था कि आर्मी ने सत्ता हथियाने की कोशिश की थी। आर्मी के जो चीफ आर्मी होता है वो जो आर्मी का, वो क्या करता है, सबको टपका देता है और खुद प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है मैं प्रेसिडेंट हूँ और आर्मी देश को चलाती है, उसको बोलते हैं आर्मी का रूल, मतलब आर्मी रूल करती है उस तरह से। तो वेनेजुला में भी ऐसा कांड हुआ था, पर बाद में क्या हुआ, जनता रास्ते पर आ गई और फिर वो जो आर्मी की नाकाम कोशिश थी वो नाकाम हो गई, वो हुआ नहीं। तो वैसे हमारे देश में हमारी आर्मी तो ऐसी इतनी बेकार नहीं है, हमारे आर्मी ने अब तक ऐसा एक बार ट्राई भी नहीं मारा है, ना ऐसा कभी होगा भी हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का जो आर्मी का स्ट्रक्चर ना वो बहुत डिसेंट्रलाइज है, मतलब जो यूनिट है, जैसे उनके जो कंटोनमेंट है, नासिक वाला जो कंटोनमेंट है उसको पता नहीं पुणे में क्या चल रहा है, अहमदनगर में क्या चल रहा है या भोपाल में क्या चल रहा है, भोपाल वाले को सारा पूरा डिसेंट्रलाइज है, वो अलग अलग है, उनका एक दूसरे से कोई ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसलिए हमने हमारे जो आर्मी उसको ऐसा बना के रखा है कि कभी ये एक होके सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं कर सकती। तो पर अभी पॉइंट पे आते हैं वापस, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा घुस गए हम। तो इस पॉइंट में ये लिखा है कि अगर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके मतलब किसी देश के साथ हमारा युद्ध छूटता है तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती तो सारे आर्टिकल्स सस्पेंड हो गए एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21।
बट अगर आर्म रिबेलियन होता है, मतलब अगर आर्मी, देश की आर्मी अगर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है तो अंडर आर्टिकल 21 तो नहीं होगा। मतलब उस टाइम पे अगर हम नेशनल इमरजेंसी लगा देते तो अंडर आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के तो सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे। बट ये जो आर्टिकल 19 ना, ये भी सस्पेंड नहीं होगा। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्मी अगर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है तो उस वक्त सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो उनका हक है वो सस्पेंड नहीं होगा, वो तो बरकरार रहेगा। समझ गए आप? मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नॉर्मल सिचुएशन में तो मतलब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के अगर चलते नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ अंडर आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के। बट अगर आर्म रिबेलियन के चक्कर में अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अंडर 19 आर्टिकल 19, 20, 21 ये छोड़ के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। समझ गए? इतनी बात थी बस। तो वापस आते देखो इधर, यहाँ पे देखो, तो इतने हमें आर्टिकल देखने, कितने फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल राइट्स टू इक्वेलिटी। तो ये सारे आर्टिकल देखो, 7वां तो फिर डिलीट हो गया है, 7वां जो आर्टिकल है, नहीं सॉरी 6 नंबर का राइट टू प्रॉपर्टी, इसको तो डिलीट किया है, ये तो हमें पढ़ना नहीं है। ये तो आर्टिकल 300A में जो कि पार्ट 12 में डाला गया है। तो ये जो बाकी 7 लिखे गए ना, तो 6 वाला हटा दो, तो ये इस बाकी रिमेनिंग 6 हमें देखने, ये सारे देखने, एक को देखना है। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है। पर हमने प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक देखे थे आर्टिकल, हमने आर्टिकल 11 देखा था, जो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्ट बना के सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके एक्विजिशन और टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट 14 से स्टार्ट हुआ है। तो आर्टिकल 12 और 13 ये क्या है, इसको हमें देखना है। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल 12 और 13 क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर 4-5 आर्टिकल इसको देखेंगे। समझ गए? तो आर्टिकल 12 और 13 को एक बार देखें। आज का जो चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये चालू होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, पर टेक्निकली 14 से चालू होता है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी ये जो आर्टिकल्स हैं इसके, ये 14 से चालू होते हैं। और इससे पहले हमने जो देखा था आर्टिकल 1 to 4, वो हमने एक चैप्टर में देखा था 5 नंबर का, जिसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 ये देखा था एक चैप्टर में, जिसका नाम था सिटीजनशिप। अब आज से हमें देखा था 14 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है, ये तो हम आज इतने कवर नहीं करेंगे, पर ये आर्टिकल सारे हमें देखने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में। अब फंडामेंटल राइट जैसे मैंने आपको बताया, राइट टू इक्वलिटी ये 14 से स्टार्ट होता है। फिर ये जो आर्टिकल 12 और 13 है इसको अलग से हमें देखना है, तो ये हमें एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या पता है क्या? आर्टिकल 12 एक्सप्लेन करता है एक वर्ड को जिसका नाम है स्टेट। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि स्टेट ये कर सकता है, स्टेट वो कर सकता है। तो स्टेट मतलब उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। समझ गए आप? ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। जैसे अगर बोलता है कि स्टेट नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करेगा, तो स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पावर ही नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करने की। उस टाइम पे स्टेट का मतलब होता है नेशनल गवर्नमेंट। समझ गए? तो यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है, कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है, कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो स्टेट क्या क्या हो सकता है, मतलब जो कंटेक्स्ट चल रहा है, जैसे कि अगर बोल रहे हैं कि LIC का कोई बात चल रही तो स्टेट उस पर इंपोज कर सकता है। तो LIC जो है वो भी स्टेट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी। तो मैं आपको एक बार ये बता दूँ कि स्टेट में आता क्या क्या है, और फिर आप ये चीज़ आगे जैसे स्टेट का वर्ड आएगा तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि स्टेट वहाँ पे है क्या। आप समझ गए ना अभी आप? तो स्टेट देश जो है, देश को भी स्टेट बोला जाता है। जो हम बोलते हैं ना कि ये जो यूएन में इतने स्टेट इनऑल है, इतने स्टेट मेंबर है, तो स्टेट मतलब उसमें स्टेट गवर्नमेंट, उस देश की स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो देश को भी वहाँ पे स्टेट बोला जाता है। तो स्टेट क्या है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 बताता है। तो स्टेट है एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट एट अ पोजिशन टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन विथ विच इफेक्ट द पीपल। मतलब स्टेट मतलब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई भी अथॉरिटी, ऐसे कोई भी बॉडी और ऐसे कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर हो, वो ऐसे पोजीशन में हो जो कि कुछ डिसीजन ले सकती है या डिसीजन इंप्लीमेंट कर सकती है जो कि लोगों को इफेक्ट करे, लोगों के जीवन को इफेक्ट करने वाले डिसीजन लेने की पावर और उसको इंप्लीमेंट करने की पावर अगर किसी अथॉरिटी के पास है तो उसको बोलते हैं स्टेट। कोई भी अथॉरिटी हो सकती। तो स्टेट इंक्लूड्स क्या क्या, देखो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है ये भी स्टेट है, पार्लियामेंट भी स्टेट है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी स्टेट है, और स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे कानून बनते हैं विधानसभा वो भी स्टेट है। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत राज सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ये जो सारे जो है ना ये भी क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ है, ये भी स्टेट है। म्यूनसिपैलिटी मतलब महानगर पालिका, पंचायत राज सिस्टम मतलब उसमें जो होता है सरपंच से लेके वो सारी चीज़ें, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये जो है ना जिला परिषद, ये सारी चीज़ें ZPM बोलते हैं हम उसको, ये भी क्या आता है, स्टेट होता है। उसके बाद अदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि LIC, ONGC विदेश, ये कंपनी गवर्नमेंट की, ये लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी जो है ये भी स्टेट है। अब स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है, स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक बिल पास करके एक एक्ट के तहत बनाया गया है। जैसे LIC जो बॉडी बनी
ये एक एक्ट के तहत बनी पार्लियामेंट में। और कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो डायरेक्ट, जैसे कि गवर्नमेंट है उसको अपने, जैसे मोदी जी, उनके पास पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके भी कोई बॉडी बना सकते हैं। जैसे नीति आयोग कोई लॉ बना के नहीं बनी, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बनी, तो ये गवर्नमेंट की बॉडी, वो भी नीति आयोग, तो उसके पास भी पावर है, वो भी स्टेट है। समझ गए आप? तो ये सारी चीज़ें आती स्टेट में। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अंडर ऐसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंडर ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर हो डिसीजन लेने की और डिसीजन इम्प्लीमेंट करने की, जो डिसीजन आम आदमी की जीवन को पे इफेक्ट करता है। समझ गए? ये था आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 क्या होता है? आर्टिकल 13 देखो भाई, कहाँ गया भाई? हाँ, आर्टिकल 13 है, वो एक्सप्लेन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, द एक्शन ऑफ स्टेट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब जो स्टेट अभी बताए थे हमने, ये इतने भी सारे स्टेट जो थे ना, ये पिछले यहाँ पे देखो, ये सारे स्टेट है। अब ये कुछ इनके पास पावर है डिसीजन लेने की, डिसीजन इंप्लीमेंट करने की। तो आर्टिकल 13 एक्सप्लेन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स क्या है कि अगर ये जो स्टेट है ये कल कोई डिसीजन लेते हैं और वो कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करते हैं, बट अगर वो डिसीजन, अगर जो इंडिविजुअल है हमारे देश के सिटीजन, उनके अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उन पे जुडिशियल रिव्यू बैठ सकता है। मतलब जुडिशरी उनका जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकती है। मतलब इन्होंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही या गलत है, इसका पावर है जुडिशरी के पास, और वो लिखा गया आर्टिकल 13 में। समझ गए आप? जो अभी हम बोल रहे थे ना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, ये जस्टिसेबल है, इनको कोर्ट में जाके हम, इनके वायलेशन पे जाके हम कोर्ट में जाके दलील दे सकते हैं, मतलब उसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 13 के तहत डाल सकते हैं। समझ गए आप? आर्टिकल 13 क्या बोलता है? ऑल लॉ, ये देखो यहाँ पे लाइन लिखी, ऑल लॉ आर इनकन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड। मतलब इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि रिव्यू ऑफ लेजिस्लेचर, ये सारे जो लॉज हैं, अगर कोई भी लॉ बनता है, वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स से इनकन्सिस्टेंट है, मतलब वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो ये क्या हो सकता है, उसका हम उस लेजिस्लेचर का, मतलब जो लॉ बनाए उसका हम जुडिशरी में एक रिव्यू ले सकते हैं, वो लॉ सही है नहीं गलत, ये जुडिशरी देख सकता है। अगर कल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लाती है जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के, उसको अगर वायलेट करता है, तो वो लॉ जुडिशरी के द्वारा स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। समझ गए अभी आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इफ जुडिशरी फाउंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देन जुडिशरी कैन नल एंड वाइड लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। दिस पावर is conferred to Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 that can declare a law unconstitutional or and invalid on the ground of contravention of any fundamental right। समझ गया? इसका मतलब अगर कोई भी लेजिस्लेचर हो, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर हो, मतलब विधानसभा हो या पार्लियामेंट का हो या मतलब हमारा लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ से अगर कोई भी लॉ बनता है, अगर वो लॉ हमारे सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 226 स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, मतलब उसको इनवैलिड किया जा सकता है, उसको उड़ा दिया जा सकता है। समझ गए? अब एक चीज़ याद रखो, आपको क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था फेडरेशन वर्ड है, इसको फेडरेशन जो वर्ड है ना, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें नहीं डाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। हमारे हम बोलते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर है, पर फेडरल जो वर्ड है उसका कहीं जिक्र नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये जो वर्ड है ना, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं। तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2-4 वर्ड देंगे। तो जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। आर्टिकल 13 बोलता है कि हम डॉक्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है इसको ये करेंगे, पर जुडिशियल रिव्यू जो है ये जो डेफिनेशन है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं। समझ गया? तो इस तरह से हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को देख लिया। वापस एक बार बताता हूँ, आर्टिकल 12 मतलब ऐसी हमारे गवर्नमेंट के अंदर ऐसी अथॉरिटी और ऐसी बॉडी जिसके पास डिसीजन लेने की और डिसीजन इंप्लीमेंट करने की ताकत हो, जो लोगों की ज़िंदगी में इफेक्ट लाती है, उसको बोलते हैं स्टेट। डिसीजन लेने की और डिसीजन इंप्लीमेंट करने की पावर जिसके पास है, वो ऐसी कोई भी अथॉरिटी उसको स्टेट बोलते हैं। और आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 बोलता है कि हमारे देश में अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाती स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में जो कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स को इनवैलिड करता है और वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 उस लॉ को नल एंड वाइड कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 13 था, 12 था और 13 था। समझ गए आप? तो चले आगे चलते हैं। तो ये हमारे अभी 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें क्या है? राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 में आता है, इसमें काफ़ी आर्टिकल्स हैं। राइट टू फ्रीडम, उसमें आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ये 4 आर्टिकल्स हैं जो राइट टू फ्रीडम के तहत आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन,
जो एक्सप्लोटेशन जो होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो एक्सप्लोटेशन जो होता है, जैसे वुमन है, वुमन का एक्सप्लोटेशन होता है, चाइल्ड लेबर है, बच्चे जो चाइल्ड लेबर उनका भी होता है, तो उसके तहत उनको उसको रोकने के लिए कुछ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 23 और 24 के अंदर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धर्म का जो रिलीजन मतलब रिलीजन जो है उसका जो फ्रीडम है, जैसे किसी को पूजा अर्चना करनी, किसी को नमाज पढ़नी, किसी को मतलब नमाज करनी जो होता है उनका वो, किसी को मंदिर में जाके पूजा करनी है, या किसी को चर्च में जाके वो करना है उनका। तो ये सारे जो राइट्स है ना, ये कब किस में दिए गए, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 में वो सारे राइट्स दिए गए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अब आपको एजुकेशन लेना है, आपका कल्चर जो है, हर एक का कल्चर मतलब हमारे देश की संस्कृति, इसको इनहेरिट करने के लिए भी कुछ राइट्स हैं। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये कल्चर और फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, इसके तहत आर्टिकल 29 और 30 में सारी चीज़ें लिखी गई। और आर्टिकल 6 राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो मैंने बताया आपको, डिलीट कर दिया फंडामेंटल राइट ने, इसको कहीं और जगह डाला गया है, आर्टिकल 300A में डाला गया है पार्ट 12 में। और अभी जो 6 नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट है, जो यहाँ 7 लिखा पर अभी टेक्निकल 6 का है वो, उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसमें क्या होगा, चीज़ें काफ़ी चीज़ें इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं अंडर आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में, ये अंडर आर्टिकल 32। तो ये सारे आर्टिकल्स हमें देखने, समझ गए, मतलब ये 6 जो है ये सब टॉपिक है, इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल है। राइट टू इक्वलिटी, तो 14 से लेकर 18, जब 14, 15, 16, 17, 18 ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सारे इक्वलिटी को ये करते हैं, इक्वलिटी को शो करते हैं। मतलब ऐसे इक्वलिटी बिफोर 14 नंबर आर्टिकल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सब लॉ के सामने सब सही एक जैसे हैं और सबको इक्वल अधिकार, मतलब अगर किसी कोई भी आदमी कोई भी क्राइम करता है तो सबको, कोई बड़ा हो छोटा हो, सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी। तो वो क्या है, इक्वलिटी को शो करता है। उसके बाद आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पे, जाति भेद के आधार पे, आपके सेक्स के आधार पे, मतलब आपका जो जेंडर है उसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी इक्वलिटी को शो करता है, समझ के। जैसे अनटचेबिलिटी एक आर्टिकल है, मतलब किसी के साथ छुआछूत जो है वो भी नहीं होगी, तो ये भी इक्वलिटी का। तो ये सारे आर्टिकल इक्वलिटी को शो करते हैं। और आर्टिकल जैसे राइट टू फ्रीडम, तो ये जो आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 20 में राइट टू प्राइवेसी, तो प्राइवेसी फ्रीडम को शो करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 आर्टिकल, ये भी फ्रीडम को शो करता है। तो ये अलग अलग जो लेना, ये लिस्ट है ना, इसके अंदर जो आर्टिकल है ना, ये ऊपर जो सब टॉपिक लिखा है इसको शो करते हैं, समझ गए। जैसे अभी आर्टिकल 26 है, 28 है, ये ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म के लिए जो फ्रीडम चाहिए उसको शो करते हैं। तो इतने आर्टिकल्स हमें, ये सारे के सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, इनका अगर वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जस्टिस से पहले कोर्ट ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट इसको कुछ रीजन के तहत स्टेट इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 से उठ के सारे जो आर्टिकल अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। बस अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियंस के तहत लगती है तो आर्टिकल 20, 21 तो वो तो सस्पेंड नहीं रहेगा किसी भी हालत में, पर आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं रहेगा उस केस में। बाकी केस में सब के सब सस्पेंड हो जाते हैं और जैसे इमरजेंसी हटेंगी अपने आप वो रिज्यूम हो जाएंगे, समझ गए। तो चलिए राइट टू इक्वलिटी से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले, राइट टू इक्वलिटी में ना इतने आर्टिकल्स आते हैं 14 से लेकर 18 तक, ये 5 आर्टिकल। तो इन 5 आर्टिकल को हमें डिटेल में देखना है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे प्रेजेंट या जहाँ पे भी है, इसको एकदम डिटेल में देखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है। मैंने जब शुरू में जब फर्स्ट बार पढ़ा था इसको, सारे आर्टिकल्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट्स, तो जो मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम जो चार्टर एक्ट पढ़े थे ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था ये चार्टर एक्ट क्या। मैं जस्ट रट्टा मार रहा था कि रेगुलेटरी एक्ट है, ये कंसेप्शनल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं 2 महीने बाद ही वो सब भूल गया था। तो मुझे बाद में काफ़ी स्ट्रगल करके उसको समझना पड़ा कि ये क्या है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था ना, मैंने कोई कहीं ट्यूशन ली थी ना क्लास लगाए थे, तो मैंने सेल्फ स्टडी करके मुझे काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा था। तो आपके लिए देखो, आपको टीचर अवेलेबल है तो इसको सही से एक बार देखो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि इसको लाने के पीछे क्या गेम है या क्या झोल है, समझ गए। तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। एंड आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। अब ये जो आर्टिकल्स है ना, अगर आप देखोगे ना, ये सारे के सारे ये सारे इक्वलिटी को शो करते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी, मतलब आप छुआछूत है ना, इसको बंद करना है हमें। तो छुआछूत को बंद करेंगे तो क्या होगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। मतलब किसी को जो है ना, जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अब आपको लग रहा है अभी कहाँ छुआछूत है, आर्टिकल क्यों डाला है फिर? अभी नहीं भाई साहब, ये पहले था जब संविधान बना था उस टाइम पे था। तो ये सारे आर्टिकल है ना, ये इक्वलिटी को शो करते हैं। मतलब ये आर्टिकल ये शो करते हैं कि सब इक्वल लेवल पे लाया जाए, सबको इक्वलिटी दी जाए।
तो चलो एक एक को देखते हैं। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है, इसमें एक वो लगा है, इसमें देखो दो चीज़ें, ये दो देशों से ली गई, मतलब एक लाइन है नहीं, ये लाइन है ना, दो देश अलग अलग देशों से ली गई। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये अलग देश से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अलग देश से लिए गए। अब एक पहले ये देखते इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, इसमें यह लिखा गया है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब होता है कि कोई आदमी, उसको हम ना कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। अगर सलमान खान है, वो अगर कोई क्राइम करता है, या आम आदमी वो कोई क्राइम करता है, तो हम सबको ना इक्वलाइज देंगे, सबको एक जैसी सजा होगी। समझ गए आप? जैसे आपको पता होगा कि ये छगन भुजबल थे, इन्होंने कुछ क्राइम किया था, तो इन्होंने तो जेल का उद्घाटन किया था, उनको उसी जेल में डाला गया था। समझ गए आप? तो ये मिनिस्टर थे, और जो बाबा राम रहीम है, ये तो इतने बड़े बाबा थे, इन्होंने भी क्राइम किया था, इनको भी जेल में डाला गया था, ठूसा गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मंत्री हो, संतरी हो, आप बाबा हो, कोई भी हो, और कोई आम आदमी हो, सबको अगर कोई भी क्राइम करेगा तो सबको एक जैसी सजा होगी। तो उसका बोला जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब इक्वली, कानून के सामने सब इक्वली, वहाँ बड़ा छोटा, सलमान शाहरुख कोई नहीं। तो ये इसमें बोला गया है। उसके बाद ये जो आर्टिकल है, क्वेश्चन ये आएगा इक्वलिटी में बिफोर लॉ में, मतलब आर्टिकल 14 से लिया आएगा कि ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया गया है। ये हमने लिया गया है ब्रिटिश से। अंग्रेज जो है ना, मैं बताता हूँ, अंग्रेज बहुत हरामी थे, पर अंग्रेजों की एक चीज़ है ना, वो बहुत काबिल तारीफ है, वो ना लॉ को बहुत मानते थे। आपको पता है, मैंने आपको मतलब हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था काफ़ी लोग बच्चों को, हम आगे देखेंगे हिस्ट्री को, पढ़े हिस्ट्री में वापस जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें वापस बताऊंगा। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उन्होंने एक चीज़ लाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब क्या, जिन लोगों को खुद के बेटे, मतलब खुद का बाय ब्लड जिनका बच्चा हुआ नहीं है, वो अगर किसी को अडॉप्ट करते सन, बच्चे को गोद लेते, तो उनका राज्य ना ब्रिटिश अपने राज्य में विलीन कर लेते थे। ब्रिटिश ने बोला था खुद का बच्चा होगा तभी वो आगे राजा बनेगा, नहीं तो आपकी जो संपत्ति हम उसको एनेक्स मार देंगे। ये लॉ लाया था। तो उन्होंने काफ़ी राजा रजवाड़ों को एनेक्स कर लिया था। उसके तहत झांसी की रानी, उसको जो था, झांसी क्या बोली थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो उसका भी इशू वही था। झांसी बोली थी कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, उसको बोला गया था तेरा खुद का बच्चा नहीं, तू अभी हमारा तेरा प्रॉपर्टी हम विलीन कर लेंगे अंग्रेजी में। ये ऐसा चल रहा था। पर उसमें क्या हुआ था, उसमें ना दो राज्य थे, दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने बाद में जाके अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने बोला देखो आपने हमारा जो राज्य एनेक्स किया है ना, आपने इस तहत आपने बोला हमने बच्चा एडॉप्ट किया है, वो बच्चा एडॉप्ट नहीं हमारा खुद का है, उन्होंने वो चीज़ प्रूव कर दी। ये अंग्रेजों ने उनको ना वापस कर दिया था उनका राज्य। मतलब अंग्रेज जो है ना, वो लॉ में बहुत वैल्यू रखते थे। लॉ के सामने मतलब कुछ भी हो तो लॉ को, उनकी काफ़ी चीज़ें हमने मतलब अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे सही से, तो उनकी एक चीज़ है, उन्होंने काफ़ी इनजस्टिस किया, काफ़ी हरामी थे वो। पर जब बात लॉ की आती थी ना, तो लॉ को एकदम एकदम ऑनेस्टली बोल नहीं पाते थे, लॉ में कोई छेड़छाड़ी नहीं करते थे वो। तो ये जो चीज़ है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो वो अंग्रेजों से ली हमने। ये जो सारा भी एग्जाम्पल दिया था 30 सेकंड का, इसलिए दिया था कि आप ये चीज़ भूलो ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने अंग्रेज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था कि लॉ के सामने सब इक्वली। दूसरी चीज़ ले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये क्या है, देखो वहाँ पे लिखा गया कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस। तो सबके साथ ना इक्वल ट्रीटमेंट की जाएंगी इक्वल सर्कमस्टेंसेस में। मतलब क्या, इक्वल सर्कमस्टेंसेस, तो अगर कोई आदमी कुछ कांड करता है कोई सर्कमस्टेंसेस में और दूसरा भी करता है तो उस सर्कमस्टेंसेस में, अगर सर्कमस्टेंसेस परिस्थिति अगर सेम होगी तो ट्रीटमेंट भी सेम होगी। समझ गए आप? अगर कोई भी चीज़ होती है किसी परिस्थिति में, तो हम उसी परिस्थिति को संभल के, मतलब दो चीज़ें और दोनों की परिस्थिति सेम है तो दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होगी। अगर एक के साथ परिस्थिति अलग थी, जो चीज़ हुई पर उसके साथ अलग परिस्थिति में हुई थी और अलग परिस्थिति में हुई थी, तो चीज़ भी सेम होगी, पर इक्वल सर्कमस्टेंसेस में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगी। तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो ये था आर्टिकल 14। अब समझ गए आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये उसके बाद आर्टिकल 15। अब देखो ये मूवी आई थी, आपने देखो आयुष्मान खुराना की, उसका नाम था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मूवी क्या आई थी पता है क्या, ये आर्टिकल 15 जो मूवी थी ना, ये बस इस लाइन को एक्सप्रेस कर रही थी। समझ रहे, ये एक लाइन पे उन्होंने पूरी मूवी बना दी। और वो क्या है, इसमें लिखा गया था आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन। मतलब उसको बैन मारना है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को हमें बैन मारना है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई आदमी का धर्म, उसकी जात, उसका सेक्स मतलब जेंडर, उसका मेल फीमेल, उसका प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वो कहाँ जन्मा है। तो ये, और रेस मीन्स क्या होता है, देखो रेस मीन्स क्या, रेस हमारे यहाँ पे जैसे ये होता है जात पात, वैसे ना ये जो अलग अलग देश है ना, कौन से यूएस है, अफ्रीका है, वहाँ पे ना रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेस मतलब काला गोरा, समझ रहे, ये गोरा है वो काला है, तो ये इस हिसाब से भी, काले गोरे के हिसाब से भी, अगर इन चीज़ों को देख के किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई काला है तो उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे तू काला है तुझे जॉब नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो बाकी चीज़, इस चीज़ पे बर्थ ऑफ प्लेस, जैसे कोई किसी को बोला कि तू इस मोहल्ले में जन्मा है इसलिए तू अलग गलत है, तू बेकार है, ऐसा नहीं होगा। तो इन चीज़ों पे हम डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं एट कॉस्ट, उसको हमें प्रोवाइड करना है, उसको निकाल देना है।
तो आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी ना, वो इस पे आई थी। देखो ये किस पे आई थी पता है क्या? वो इस पे थी, कास्ट और रिलीजन। उनके साथ ना भेदभाव हुआ था उनका कास्ट की वजह से, तो उस पर वो मूवी बनाई थी उन्होंने। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो जैसे कि कल अगर कोई औरत बोलती है कि मेरे साथ मुझे इस जगह जॉब नहीं दिया और इस आदमी को दिया, और हम दोनों का जो है, हम दोनों ने पेपर दिया था, दोनों को सेम मार्क आए थे, पर मुझे नहीं देगा, इसको दिया गया है, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये आर्टिकल 15 को प्रोहिबिट, मतलब आर्टिकल 15 को वायलेट करता है। तो वो आदमी, जैसे कोई संस्था है, वो एग्जाम लेती है और उस एग्जाम में ना एक आदमी, एक लड़का, उसको मार्क्स मिलते 50, लड़की को भी मार्क्स मिलते 50, उन्होंने लड़के को ले लिया, समझ गया अभी? तो वो लड़की ने केस कर दी, उन पर केस ठोक दी कोर्ट में। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लिया, उसको लिया, मारो, दोनों को मार्क्स सेम है। तो उसका जो वकील होगा ना, वो वहाँ पे वही दलील देगा, वो बोलेगा माय लॉर्ड, अंडर आर्टिकल 15 इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इस लड़की के साथ गलत हुआ है, आप उस पर फैसला दो। समझ गया? तो ऐसा है। बट अभी उसमें ना कुछ एक्सेप्शन दिए गए, आर्टिकल 15 समझ गया अभी आप क्या है? अब उसमें कुछ एक्सेप्शन ऐसे दिए गए कि हम ना कुछ ऐसे लॉ बना सकते हैं कि किसके लिए, चिल्ड्रन और वुमन के लिए, चिल्ड्रन और वुमन के लिए कुछ लॉ बना सकते हैं। तो उसके अगर वो बनाए गए तो उस पर आप आर्टिकल 15 को नहीं इम्पोज कर सकते। जैसे अगर कोई लड़के, मतलब छोटे बच्चे और जैसे आम आदमी, वुमन है, वुमन को कुछ एक्सेप्शन दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वुमन को ना कुछ राइट्स दिए गए, कुछ अलग दिए गए जो मेन को नहीं, समझिए आप? जैसे कुछ रिलैक्सेशन दी गई। अगर मेन है, मतलब आदमी है, जैसे वुमन है, वुमन को छुट्टी के बारे में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे उनको ना जब डिलीवरी होती है तो वुमन को ना 4-5 महीने छुट्टी दी जाती है, उसको पेमेंट मिलता है। तो वो कोई आदमी जाके ना कोर्ट में नहीं जा सकता और उसको नहीं बोल सकता कि ये तो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। वुमन को तो 5 महीने छुट्टी है और उसको पेमेंट भी, छुट्टी दे दी, चलो ठीक है छुट्टी, उसको पेमेंट क्यों दे रहे हैं आप? हमें तो 5 महीने काम करना पड़ रहा है। तो आर्टिकल 15 का तो वायलेशन है कि औरत घर पे रह के उसको पेमेंट मिल रहा है, और आप तो बोल रहे हो एक जगह आप बोल रहे हो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, औरतों को तो पैसा मिल रहा है और मेन्स को तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो जो जज है वो बोलेगा भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन सही से पढ़ के आओ, उसमें एक लाइन दी गई, एक्सेप्शन डाली गई, चाइल्ड में, मतलब चिल्ड्रन और वुमन है, उनको स्पेशल प्रोविजन दी गई। समझ गए? जैसे अभी कोर्ट में अगर आप बेल डालते हो तो कुछ छुट्टी के दिन पे ना बेल्स नहीं मिलती, बेल्स मतलब छुट्टी का दिन है कहीं, जैसे कि किसी को अगर पुलिस क्या करती है, पुलिस ना कहीं पुलिस बहुत हरामी होती है, वो क्या करती है, अगर कोई मुजरिम बहुत मतलब हाई लेवल हरामी मुजरिम है और उसको बेल नहीं मिलने पर पुलिस को पता है कि साला अभी इसको ना अंदर ही डालना है, ये बहुत मतलब उंगली कर रहा है ना, उसको अंदर डालना है, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। वो क्या करते पता है क्या? वो उठाते उसको सैटरडे को नाइट, शाम को उठाते जेल में डाल देते। अब सैटरडे को शाम में तो कोर्ट बंद हो जाता है और संडे को छुट्टी होती है, तो उसको 2 दिन तो जेल में सड़ना पड़ता है ना। तो पुलिस क्या करती है, किसी जो कोई हरामी क्रिमिनल ना, उसको ऐसा ये कर दे, उसका गेम बजाती है। बट क्योंकि उसको बेल नहीं मिलती, क्योंकि ना बेल तो सैटरडे मतलब वहाँ पे तो कोर्ट बंद होती है। बट ये जो माइनर मतलब चिल्ड्रन जो है और वुमन, उसके लिए एक्सेप्शन है, उनको बेल मिल सकती। समझ गए? उनको ना उस टाइम पे भी बेल मिल सकती है, उनको ना वो कोर्ट के पास, मतलब कोर्ट का जो जज है उसके घर पे जाके वो अपील कर सकती है, उनके लॉयर की तरह उनको बेल मिल सकती। तो फिर वहाँ पे जाके कोई बोल नहीं सकता कि भाई साहब ये तो अंडर आर्टिकल 15 का वायलेशन है, ये मेन और वुमन के साथ अलग। तो उसमें समझ रहे हैं ना भैया एक्सेप्शन क्या है? तो ये 2-3 एग्जाम्पल जो देते ना वो एक्सेप्शन के लिए देती। और एक एक्सेप्शन है वो है सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सेक्शन। तो जो सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो लोग हैं, EBS समझ रहेगा, उनको भी वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन मिले। SC ST शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, SC और ST के भी जो लोग हैं, उनको भी कुछ आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन मिले। वो एक्सेप्शन क्या है? देखो, इनको रिजर्वेशन दिया गया है, SC ST को रिजर्वेशन आपको पता है। तो अगर आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोर्ट में जाके आप अगर PIL डालते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालते हो आप जनहित याचिका, और उसमें लिखते हो कि आर्टिकल 15 में बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इसके हिसाब से किसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। बट SC ST को तो आपने रिजर्वेशन दे के रखा है, और हम जनरल वाले ओपन कैटेगरी, हमें तो रिजर्वेशन नहीं, तो हमारे साथ तो भेदभाव हुआ ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आओ, उसमें लिखा है एक्सेप्शन में SC ST लिखा गया है, तो इनको रिजर्वेशन है। आप समझ गए आप एक्सेप्शन क्या है? तो ऐसा गेम है भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था आर्टिकल 15। चलो आगे चलते हैं आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 वही जब मैं एग्जांपल दिया था रिजर्वेशन का, वही आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है उसमें इक्वलिटी सबको मिलेगी। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या? मतलब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में जॉब में सबको इक्वलिटी मिलेगी, ये लिखा गया है आर्टिकल 16 में। समझ गए? तो और उसमें ये भी लिखा गया है कि जो है स्टेट जो है मतलब एम्पावर द स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया ना आपको, स्टेट कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, म्यूनसिपैलिटी हो सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। जो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन है यहाँ पे इंडिया में, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ बना सकती है और उनको रिजर्वेशन दे सकती है। समझ गए आप? ये आर्टिकल 16 के 4 नंबर क्लॉज में डाला गया है। तो आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 बोलता है गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वलिटी मिलेगी। तो वही क्वेश्चन आएगा कि आप तो बोले रहे गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वलिटी मिलेगी,
बट कुछ आपको पता होगा कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें रिजर्वेशन होता है एस टी के लिए, एस टी के लिए, एस सी के लिए, और कुछ वुमेन के लिए भी होता है। तो उनको एक सेक्शन में डाला है। जो मैंने आप एग्जांपल दिया था ना आपको कि एस सी आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वो वही बोलेंगे आर्टिकल पब्लिक जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें एस सी को एक्सेप्शन मिला हुआ है, उनके लिए रिजर्वेशन है। और यहाँ पे जो एक्सेप्शन है एस टी का वो क्या हो सकता है आर्टिकल 50 में? आर्टिकल 50 में ये हो सकता है कि देखो कुछ लॉ होती जैसे कि अगर एस सी के साथ अगर आप जाति भेदी का कोई मतलब उनको अगर आप बोलते हो कि तू इस जात का तू उस जात का, तो उसमें ना एक लॉ है एस सी के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ बनाया हुआ है। तो एस सी का अगर जाति पाति से रिलेटेड उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बिना बेल की मतलब बेल ना मिला उन पर अगर केस हो जाती है। जैसे अगर कोई आदमी अगर आपका कोई दोस्त है वो एस सी का है, अगर आप एस सी है उसको आप छुड़ाते हो एस सी नाम से, वो और आपके खिलाफ के मतलब थाने में जाके FIR डाल देता है कि इसने मेरे जाति के हिसाब से मुझे छेड़ा है, तो अगर आप पे जो केस बनेगी ना उसमें बेल नहीं मिलेगी, समझ रहे? तो आपको डायरेक्ट अंदर डाला गया जाएगा। और अगर कोई ओपन वाला है जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं राजपूत हूँ, मैं मराठा हूँ, मुझे किसी जाति के हिसाब से किसी ने छेड़ा है, और आप केस डालते हो ना तो उसमें वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं, वो तो बेलेबल उसमें बेल भी मिल सकती है, पर ये जो है ना वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। तो ये क्यों? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ओपन वाले के साथ ऐसा नहीं होता, ये SC वाले के साथ इनको तो इनका अगर उन पे अगर हम छेड़ेंगे तो ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कानून है। तो वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 50 में उनको एक्सेप्शन में डाला हुआ है, समझ गए आप? और आर्टिकल 16 में क्या है, इसमें भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब गवर्नमेंट जॉब में SC ST या बाकी जो लोग हैं OBC इनको आप बोलोगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वलिटी तो है सब में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पर कुछ एक्सेप्शन नहीं, तो इन लोगों को एक्सेप्शन में डाला गया है, एक्सेप्शन में। तो चले आगे चलते हैं। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? देखो आर्टिकल 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 17 तो इसमें क्या बोला है? देखो जब हमें आज़ादी मिली थी ना उस टाइम पे ना ये बहुत जात पात बहुत चलता था, मतलब इतना बड़ा चलता था जात पात कि ये जो कुछ लोग हैं ना उनको अनटचेबिलिटी मीन्स क्या? छुआछूत। मतलब जो SC ST के लोग हैं ना वो अगर किसी को छू लेना तो लोग बोलते थे हमें आपको छूना नहीं। लोग ये जो मतलब अपर कास्ट वाले लोग हैं ना, अभी जो चीज़ है मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी के केस में कोई भी वो मतलब रिलेवेंट नहीं है, इसको अभी आपने देखना नहीं है। जैसे कोई आदमी SC ST का है तो उसने ऐसे गाली नहीं देने की यार हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, हिस्ट्री के साथ वो खत्म हो चुकी है, अभी वैसा कुछ नहीं है हमारे देश में। शुरू में ऐसा होता था, राजा रजवाड़ी होते थे, समझ रहे? अपर कास्ट हुए जो वर्ण सिस्टम है ये आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस टाइप की चीज़ होती थी। ये लोग है ना इनको छुआछूत मतलब इनको छूने का कोई हक नहीं था, इनको जो टेम्पल है वहाँ पे दर्शन लेने का हक नहीं था, जो पानी पीने के लिए जो लोग कुएँ बनाते थे वो इन लोग को वहाँ एक्सेस नहीं था, इन लोग के अलग कुएँ थे। तो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत की उस टाइम पे बोला जाता था, मतलब छुआछूत मतलब क्या? छूना नहीं किसी को, ये SC वाले ने। तो उस टाइम पे ऐसा था। तो इसको अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए ना तो अम्बेडकर जो थे उन्होंने बोला कि इसको पहले खत्म करना है। गांधी जी ने बोला था, शायद गांधी ने बोला था कि इसको पहले खत्म करना है। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए 1932 में एक रैली भी निकाली थी, उन्होंने कुछ एक लीग भी बनाया था, अनटचेबिलिटी लीग, सब ने एक पेपर भी चालू किया था, हरिजन। तो ये आर्टिकल डाला गया था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका नाम था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। इसके प्रैक्टिस को बैन करना है। तो उसके लिए पार्लियामेंट में बाद में एक एक्ट भी बनाया, समझ रहे? आर्टिकल 17 को यूज़ करके पार्लियामेंट में एक्ट बनाया कि आर्टिकल 17 में ऐसे लिखा गया है, उससे रिलेटेड हमें एक्ट बनाते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था, उसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो अगर कोई आदमी ऐसा चीज़ करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल होती थी, उसको फाइन भी लगता था। बट बाद में क्या हुआ 1976 में इस एक्ट को रीनेम कर दिया और उसको बोला गया सिविल राइट्स एक्ट 1955, समझ, इसका नाम चेंज कर दिया बस। तो आर्टिकल 17 क्या है? उसमें बोला गया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, किसी को छुआछूत मतलब वैसा नहीं होगा, समझ रहे? छुआछूती बोलते हैं ना अनटचेबिलिटी को, हाँ वही बोलते शायद, छूने मतलब किसी को वो नहीं करना। आगे चलते आर्टिकल 18 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। अब देखो पहले ना टाइटल दिए जाते राजा, समझ, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार क्या था? उनका नाम नहीं था, उनको टाइटल दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब महात्मा गांधी, महात्मा क्या था? वो भी टाइटल था, समझ गए? तो ऐसे टाइटल दिए जाते थे काफ़ी लोगों को उस टाइम पे। तो आर्टिकल 18 है ना, उसमें ये जो टाइटल्स है इसको अबॉलिश कर दिया है। मतलब संविधान बनने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि आज से ये ऐसे जो टाइटल्स है इसको हम किसी को देंगे नहीं, एक्सेप्ट क्या? मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। मिलिट्री टाइटल्स देंगे, एकेडमिक्स मीन्स क्या? जैसे पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, ये हम दे सकते हैं, समझ रहेगा? ये जो टाइटल्स मतलब ये अवार्ड्स ये दे सकते हैं। और मिलिट्री में कुछ ऑनर्स दिए जाते हैं, देखो समझ रहेगा? आपको पता होगा मिलिट्री के जो है ना उनको कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं, वो दे सकते हैं। पर बाकी जो टाइटल्स हैं एक्स्ट्रा वाले ये हम किसी को, जैसे राजा, ये वाली जो चीज़ें ना महात्मा वित्मा, ये नहीं दे जाएंगे। तो इसको अबॉलिश किया जाएगा क्योंकि ये सारा ये बोला क्योंकि इक्वलिटी हमें प्रदान करनी है। ये इक्वलिटी के राइट्स हैं, सबको इक्वल देखना है, किसको राजा किसको मतलब प्रजा ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल 18 इसमें बोला जाता है कि आप अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, समझ गया? तो इस तरह से हमने इक्वलिटी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे आर्टिकल देख लिए। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हुई है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बाकी जो बचे हुए सारे आर्टिकल्स हैं
फंडामेंटल राइट्स, वो सारे के सारे देखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।